उम्मीद बहुत ही सुंदर गाना आपने हमारे श्रोताओं को सुनवाया। राधा जी, आपके पिता और गुरु पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, आपके दादाजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी, जो संगीत नाटकों का एक दौर था जी, उस जमाने के वो किंग थे। और आपके नाना जी दामोदर मालवणकर जी, माँ के पिताजी जी, जी जी, वो एक बहुत माने हुए अभिनेता थे। तो ये सब कुछ जो विरासत में मिला है, तो बचपन से ही सारा माहौल संगीत में हुआ करता था घर में? संगीत में ही हुआ करता था, मतलब बहुत स्वाभाविक रूप से संगीत आपकी ओर आया जी। बचपन से, मतलब जो पहली स्मृति है मेरी जी जी, फर्स्ट मेमोरी जिसको कहते हैं, उसमें मैंने दीदी को और मेरे पिताजी को जी हमेशा स्टेज पे देखा है परफॉर्म करते हुए, क्योंकि दीदी उस वक्त विदेश जाती थी, उनके शोज होते थे जी, टूर्स उनकी होती थी, और यहाँ ज्यादातर महाराष्ट्र में मेरे पिताजी के शोज बहुत हुआ करते, तो दोनों के साथ मैं जाती थी और दोनों को मैंने देखा है लाइव परफॉर्म करते हुए। और घर में उस जमाने में हमारे हॉल में ही एक रिकॉर्ड प्लेयर और म्यूजिक सिस्टम होती थी जी। रिकॉर्ड लगा के साफ करके वो पिन लगा के हम रिकॉर्ड से गाने सुनते थे जी जी। और एक दूसरी बहुत बड़ी बात है, वो टीवी का जमाना था जी, 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 तो चित्रहार देखने सुनने हम बैठते थे जी। तो वैसे गानों का दर्शन हुआ, और जैसे मैंने कहा कि दीदी को और बाबा को जी, दोनों को इतने शोज में देखा, इतना लाइव परफॉर्म करते देखा। हाँ। तो बचपन में बहुत अच्छे और सभी गाने याद थे मुझे। अच्छा। और सभी मालूम थे, तो ऐसे ही संगीत का इंट्रोडक्शन हुआ। संगीत की खास तौर से शिक्षा बड़े सहज रूप से हुई कि बैठकर गंडा बंधन गंडा बहुत सालों बाद बांधा, मतलब मैं शायद 23 या 24 साल की थी तब। अच्छा। मुझे पिताजी ने गंडा बांधा, लेकिन मैंने गाने की शुरुआत, मतलब शिक्षा मैं शायद 8 साल की थी तब से शुरू की, और 9वें साल में मैंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया। उस समय गाने जो आप सुनती थी जी, किसके गाने ज्यादा सुनती थी? ऑब्वियसली ज्यादातर मेरे पिताजी के गाने। हाँ, हाँ। जो कि मराठी ज्यादा गाने थे, दीदी के, आशा जी के जी जी। और दूसरे सबसे ज्यादा हमने गाने सुने जी, वो थे मैडम नूरजहान। उनके गाने सुने, क्योंकि मेरे घर में आप सभी जानते हैं दीदी तो उनको उस्ताद मानती थी जी जी। और मेरे पिताजी भी, जिसको हम आजकल की जुबान में ग्रेट फैन जिसे कहते हैं। अच्छा। वो मैडम नूरजहां जी के थे। तो घर में नूरजहां जी का संगीत बहुत था, उनके पुराने गाने, और दीदी और मैडम के इतने अच्छे संबंध थे कि वो लंदन में या फिर अमेरिका में मिला करती थी कभी अगर चांस मिला तो जी। और यहाँ से फोन पे उनकी बातें होती थी, मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि वो संपर्क में थी जी। और उस जमाने में जो भी उनके यहाँ मैडम जी का जो भी संगीत हुआ करता था और यहाँ दीदी का, तो वो दोनों एक्सचेंज करती थी अपना संगीत, कैसेट और वीडियोस। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है मैडम नूरजहां का एक बड़ा पॉपुलर शो हुआ था कॉल्ड तरन्नुम जी। तरन्नुम जो उनके जो गजल्स थी और कुछ पुराने गाने उन्होंने वापस से गाए थे जी। तो उनकी वीडियोस होती थी, तो वो सब दीदी के पास थी, तो वो मैंने बचपन में बहुत देखा। अच्छा। और ऑब्वियसली द ग्रेट मेहदी हसन। हाँ। सभी सिंगर्स, वेस्टर्न म्यूजिक भी हम सुनते थे, जैसे कि बीटल्स हैं। अच्छा। मेरे फादर बहुत बीटल्स के फैन थे, तो बीटल, फ्रैंक सिनात्रा, ये सभी, मतलब वेस्टर्न म्यूजिक भी सुनते थे। अरेबिक म्यूजिक में फेरूज, वो काफी सुना है, मतलब घर में ही था ये संगीत। फिर जैसे बड़े होते गए हमने भी एक्सप्लोर किया और हमने भी उसमें बढ़ाया म्यूजिक जो था घर में जी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मगर एक गीत के बाद जी। कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगी? मेरा बहुत ही फेवरेट ऐसे गाना है। हाँ। नील गगन की छांव में। होगा कि सेलिब्रिटीज का घर में आना जाना लगा रहता हो? नहीं, हमारे घर में नहीं होता था। अच्छा। एक हाथ दूसरा कोई आया, कभी आए तो हाँ। तो लेकिन ज्यादातर नहीं, मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि घर भरा हुआ होगा या यही ऐसे फिल्मी माहौल होगा। अच्छा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसे कभी नहीं था। अगर कोई आए जी तो
हमें बाहर जाने की मतलब इजाजत नहीं थी। जाके उनको प्रणाम करके नमस्कार करके वापस अंदर, मतलब बड़ों के बीच में नहीं बैठना और बातें करना या मिलना जुलना, सिर्फ आके अपना यू जस्ट पे द रिस्पेक्ट्स और वापस अंदर। ये था, ये जमाना था, मतलब पीढ़ी का ही मैं कह सकती हूँ ये है। और एक पिता के रूप में पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, आपने बताया आपको राजकुमारी की तरह उन्होंने पाला पोसा है और इतना प्यार करते हैं वो। एक गुरु के रूप में कैसे हैं पंडित जी? कितने स्ट्रिक्ट हैं? स्ट्रिक्ट मतलब ऐसे नहीं कि मारते हैं या चिल्लाते हैं, ऐसे नहीं। स्ट्रिक्ट उनका क्या है, उनकी पर्सनालिटी देख के डर लगता है। उनकी है वो ऐसी पर्सनालिटी। वैसे देखा जाए तो बहुत ही सीधे साधे हैं वो, बहुत कम बोलते हैं, गुस्सा तो उनको कभी भी नहीं आता, ऐसी है वो। लेकिन उनको देख के ही डर लगता है। मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टनेस दिखाने में जरूरी नहीं होता कि आप मारे, कोसे, गालियां दे, चिल्लाए या और भी कुछ तरीके जो होते हैं जी, वो करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ। कभी कभार आपके एक्शंस ही सब कुछ सिखा देते हैं। कुछ ज्यादा बोलने की या कुछ ज्यादा ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो वैसे पंडित जी का था। अच्छा। कि वो जो बोलते थे, सिखाते थे, उसमें ही इतना स्ट्रिक्टनेस था। और वो भी यादें बहुत ही सुंदर हैं कि जब मैंने उनसे सीखना शुरू किया तब उस जमाने में ये इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा नहीं था, जो आजकल जो मशीन होती है वो नहीं था। तो मुझे एक्चुअल तानपुरा लेके गाना सीखा है और उस पे रियाज किया है। दूसरी बात, बैठक, नीचे बैठना जी जी जी, घंटों तक पैर नहीं हिलाने के सिर्फ संगीत ही नहीं है, ये भी सब चीजें हैं जी। उस जमाने में वो तबला का भी मशीन नहीं था। तो बाबा के जितने भी म्यूजिशियंस थे जी, जो तबला बजाते थे, तो वो एक एक करके सब आते थे। और मैंने जो भी शास्त्रीय संगीत सुना है, जो ताल की मैंने विद्या ली है, वो मैंने लाइव तबले के साथ सीखी हुई है। इसलिए ताल मेरा बहुत पक्का है इसी वजह से। वो जो तबले के जो बोल होते हैं, जो लय होती है, ठाय लय से शुरुआत करके मध्य लय और जैसे हम बढ़ाते हैं, तो वो सब मैंने मशीन पर नहीं, लाइव सीखा है। तो वो एक उनकी बात थी। फिर अर्थात बंदिशें, राग और रियाज जिसको कहते हैं, जो कि पलटे होते हैं। कोई भी राग लीजिए, उसका जो सरगम होती है, वो जो पलटा जिसको हम कहते हैं, वो गाना पड़ता है। तो शुरुआत मुझे याद है हमने कुछ 50 से शायद 50 से गिनती से की थी। तो वो कैसे उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाई और वो 100 तक गई, फिर 500 तक गई। तो आखिर में मुझे याद है लास्ट हमने 700-800 तक ले गए थे। तो ऐसे रियाज भी हुआ है, ऐसे सीखा है मैंने गाना उनसे। हम इस बात को थोड़ा दोहराते हैं। 50 से शुरुआत मतलब 50 आवर्तन, हाँ, 50 बार उसका रिपीटिशन, हाँ ओह जी, 700 तक। बाप रे। धीरे धीरे जैसे साल गुजरते गए, मेरी उम्र भी बढ़ती गई, वैसे तभी तो इतना पक्का रियाज। और सबसे बड़ी बात मैंने जो उनसे सीखी जी, वो मतलब इस दौरान पेशेंस, संयम होना चाहिए। 50 से 700 तक जाने का या 800 तक जाने का मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक दिन में ये सब चाहिए, अभी के अभी मुझे दीजिए, नहीं जी। 20 साल 25 साल गए इसमें। सो वो पेशेंस, संयम होना चाहिए, धीरज, धीर। इसलिए मन रे तू खाए ना धीर धरे। जी, ये गाना आप सुनना चाहेंगी? अपने श्रोताओं को हम सुनवाते हैं यही गीत। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। पहला परफॉर्मेंस आपका स्टेज शो या पहला गाना आपने प्रोफेशनल सिंगर के रूप में जो गाया होगा, वो कब गाया था? मैं 9 साल की थी। अच्छा। तब मैंने स्टेज पर गाना शुरू किया। उनके शो में, जो भाव सरगम था बाबा का, बड़ा ही मशहूर उस जमाने का वो शो था उनका। तो उसी से शुरुआत की। क्या उस गीत की हम झलक सुन सकते हैं? वो गीत नहीं था एक्चुअली, वो एक बंदिश थी। आप तो जानते ही होंगे, मराठी में बहुत ही लोकप्रिय जो गाना है दया घना, उसकी जो मूल बंदिश थी, वो मैंने गाई थी, क्योंकि वो मैं सीख रही थी उनसे। सो वही उन्होंने मुझे स्टेज पर गाने, बस वो एक ही बंदिश मैंने गाई थी और फिर उन्होंने वो गाना आगे
जोड़ के वो कंटिन्यू किया था, दया गाना। अच्छा, तो उसकी वो बंदिश मैंने फर्स्ट गाई थी। राधा जी, क्यों ना इस बंदिश जिसका जिक्र आप कर रही थी जी, उसका एक अंश हम सुन ले आपसे। राग पूरिया धनुश्री। जी जी। रसूल अल्लाह पीरन पीर कर दो बेड़ा पार हमारा रसूल अल्लाह। वाह, रोंगटे खड़े हो गए, क्या बात। थैंक यू। ये ताकत है हमारे शास्त्रीय संगीत। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर धीरे धीरे आदत हो गई स्टेज की। फिर जो गाने मराठी थे सब बाबा के जी, वो एक दो फिर मैंने शुरुआत की गाने में। तो ये सिलसिला मेरा उम्र के 13 साल तक चलता रहा। फिर मैंने ब्रेक लिया। मैंने नहीं लिया, वो बाबा की आज्ञा थी। और हमें इतना तो धाड़स नहीं था कि क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसा किया। तो हिम्मत ही नहीं थी पूछने की। और वैसे मतलब यही नहीं था। सो उन्होंने ही फिर 12-13 साल की थी मैं तब। अच्छा। स्टेज शो बंद किए। तो फिर घर में सिर्फ शिक्षा और रियाज तब तक चलता रहा। मराठी भजनों का एल्बम आया था जिसमें आपका एक भजन आले रे गणपति। जी जी, बहुत पॉपुलर वो मैं 11 साल की थी। हाँ हाँ, हाँ। तो अब हमारे सुनने वाले तो ज्यादातर अमराठी लोग हैं जी। मगर फिर भी हम चाहेंगे कि झलक एक लाइन उस गीत की, उस भजन की आप गा दें। एक्चुअली वो बाल गीत था जी। अभी तो बाल तो नहीं रहे। सभी के जहन में, खासतौर से मराठी जितने श्रोता हैं उनके दिलों में बसा हुआ वो जी जी गीत है। आले रे गणपति आज दारी रे, आले रे गणपति आज दारी रे, बाप्पा मोरया आनंद झाला माझ्या मना भारी रे, आले रे गणपति आज दारी रे। वाह, बहुत सुंदर। मैं तो बार बार वाह इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो रसिकता है, दूसरों को सुन के उसको रसिकता है। मतलब सच बताऊं तो मेरे में सिर्फ संगीत के लिए नहीं है। हाँ। हर एक चीज के लिए। मतलब कोई अच्छा खाना भी बनाए तो मैं एकदम खुले दिल से वो खाती भी हूँ और उसकी तारीफ भी करती हूँ। क्या बात है। और कोई भी, मैं कह रही हूँ कि कोई भी फाइन आर्ट, कोई भी कला का प्रकार हो, कोई अच्छा चित्र पेंटिंग में देखूं या शिल्प देखूं, कुछ भी मुझे अच्छा लगता है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और ये अगेन आई वुड से ये ईश्वर की कृपा है कि कुछ है मेरे में ऐसे कि वो मुझे समझ में आता है। सो वो समझ भी आती है, वो मैं अप्रिशिएट कर सकती हूँ और वो मैं महसूस कर सकती हूँ। तो ये बातें हैं। मुझे बहुत बड़ी बात आपने बताई है और सिखाई है। जी, अब यहाँ एक और गीत की बारी है। तो यहाँ कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को आप सुनवाना चाहेंगी? बदन पे सितारे के शोज के रुकने के बाद आपने कहा, पिताजी ने आपसे रुकने के लिए कहा जी, और उसके बाद एक शो आपका आया, कहे मीरा सूर कबीर जी। इसके बीच का दौर आप अध्ययन में व्यस्त थी? अध्ययन तो चल ही रहा था, मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये चल ही रहा था। जब मैं 22-23 साल की हुई तब मैंने वापस भाव सरगम में गाना शुरू किया। अच्छा। पिताजी के साथ। मतलब मैं वापस, मतलब एक 10-12 साल बाद मैं वापस रंगमंच पर आई। अच्छा। और परफॉर्म करना फिर मैंने शुरू किया। फिर कुछ सालों बाद मैंने खुद के शोज करना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसे लगने लगा कि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ पिता के साथ ही गाती है, पिता का हाथ पकड़ के ही चल रही है, पिता के साथ के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और सोचते भी हैं। वैसे एक तरह का स्वावलंबन वो भी था। भाव सरगम चल ही रहा था जी। फिर मैंने अपने शोज शुरू किए, जो कि पॉपुलर, जो कमर्शियल शोज जिसे हम कहते हैं, जो कि पॉपुलर हिंदी मराठी जो गाने हैं उनके शोज। फिर मैंने एक दिन सोचा कि कुछ नया अलग ऐसे एक शो करते हैं, इसलिए मैंने कहे मीरा सूर कबीरा, जिसे कहते हैं प्रोड्यूस भी, खुद करना शुरू किया था। जी जी। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि
ऐसा नहीं कि मीरा सुर कबीर के पदों को एकत्रित किया, उनका रियाज किया और चढ़ गए स्टेज पे, ऐसा नहीं। आपने जिन भाषाओं के ये गीत है, जो खड़ी बोली है सुर के पद में, और कबीर के दोहे जिस भाषा में, तीनों भाषाएं, तीनों भाषाओं का अध्ययन करके, गहरा अध्ययन करके, और उन पदों को अच्छी तरह से समझ करके, और फिर इस कार्यक्रम के निर्माण में आप जुटी। बिल्कुल। वो सारा जो प्रोसेस था वो कैसा? वो प्रोसेस ऐसा था कि तब तक मेरी एमए की डिग्री हो चुकी थी। मैंने एमए फिलॉसफी में किया है। अच्छा। और मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, मतलब जिसे हम बीए कहते हैं, वो पहला जो बीए मैंने किया वो फिलॉसफी में ही था। अच्छा। और मैंने डबल बीए जो किया वो मैंने हिंदी में किया। क्या बात? हिंदी लिटरेचर। और फिर मैं एमए में मैंने प्रवेश लिया और वो मैंने फिलॉसफी में किया। जी जी। तो बचपन में मैडम नूरजहान और मेहदी हसन को इतना सुना है कि उर्दू भाषा पुराने, इसमें हम रेख्ता भी कह सकते हैं, वो ज्ञान था सुन सुन के। बाबा के एक मित्र भी थे जी, कवि दधीच, वो कवि भी थे हिंदी के और हिंदी के प्रोफेसर भी थे जी। बाबा के अच्छे मित्र थे। सो उनसे भी मैंने हिंदी की विज्ञा ली थी क्योंकि हिंदी भाषा की जो शाखाएं हैं जी, जैसे कि अवधी है, ब्रज भाषा है, ये सब, तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा था। तो जब मीरा सुर कबीरा शो जब मेरे जहन में आया कि हम ये करते हैं, उसकी पहली वजह ये थी कि मैं ज्यादातर महाराष्ट्र में शो करती हूँ और जो मराठी लोग हैं वो मुझे जानते हैं, और मराठी लोग मुझे ज्यादा नहीं जानते क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में हम सिर्फ तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास, ये जो संत हैं हमारे, यही सुनते हैं। मुझे लगा कि मराठी लोग भी सुने संत मीरा को, संत कबीर को और संत सूरदास को जी। और भाषाएं, और मैंने कहा तत्व ज्ञान, वो सब आ ही रहा था मुझे, तो ये आसान था मेरे लिए करना। और संगीत तो था ही बाबा और दीदी का, जो कि अद्वितीय संगीत है, सवाल ही नहीं। तो मुझे लगा वो संगीत भी मैं थोड़ा रिवाइव करूं वापस से, इसलिए मैंने कहे मीरा सुर कबीरा शो किया, जिसमें इन तीनों संतों की पद रचनाएं मैं समझाती थी। कह सकते हैं कि उस पर विवेचन मैं करती थी, कि मैं लोगों को समझाती थी कि ये क्या भाषा है, इसका क्या अर्थ है, इसका तत्व ज्ञान क्या है, और वो रचनाएं मैं खुद गाती भी थी जी। तो ऐसा वो शो था, कहे मीरा सुर कबीरा। कैसा प्रतिसाद रहा? प्रतिसाद अच्छा रहा। देखिए, ये विषय ही ऐसा है, मास ऑडियंस तो इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही लिमिटेड इसको ऑडियंस है जी। थोड़ी सूझबूझ रखने वाला श्रोता जो इसकी समझ रखता हो, बिल्कुल, क्योंकि इसमें मनोरंजन नहीं है, आप समझे मैं क्या कह रहे हैं जिसके लिए लोग आते हैं। मतलब मैं कमर्शियल शो की भी बात कर रही हूँ जी। तो ये तो इस शो में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोलना और विषय ये भी बहुत भारी है, और जो संगीत भी है वो भी बहुत भारी है। तो ये बहुत ही अलग ऐसे शो था। एक्चुअली इट्स माई करेज टू डू दिस शो इन दिस ईरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हिम्मत वाला काम है। और ये एक मैंने शो किया, और दूसरा मैंने एक शो किया था, लेकिन वो मैंने बहुत कम किया। मीरा सुर के प्रयोग मैंने ज्यादा किए। अच्छा। अभी भी मैं एक हाथ दूसरा करती हूँ। दूसरा जो मैंने शो किया वो था रविंद्र संगीत। वो तो बंगाली शो था पूरा। लेकिन सच बताऊं, वो मैंने कमर्शियली शो किया ही नहीं। जैसे जो मित्र हैं, जो मुझे जानने वाले हैं, मैं जिनको जानती हूँ, तो उन लोगों में प्राइवेटली मैंने वो एक शो किया था, रविंद्र संगीत, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का संगीत जी। तो वो भी मैं सेम पैटर्न में जो रचनाएं थी, पोएट्री, अगेन द फिलॉसफी ऑफ टैगोर और रविंद्र संगीत जी, वो मैं बोल के गाती थी। संतों की बात हुई, संतों के रचनाओं की बात हुई, और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने भी मीरा के बहुत से एल्बम किए, मीरा के भजनों के एल्बम जी। तो यहाँ इस मोड़ पे कोई हम संत की रचना सुनने वाले हैं जी। सूरदास जी का सुन सकते हैं, जो कि उनका पहला गाना था, जो कि आज बहुत पुराना हो गया है। 1955 जी जी। निस दिन बरसत। फिर आगे और कौन कौन से ख्वाब देखने शुरू किए? आपके नैनों की बात कर रहे हैं हम। नहीं, मैं ख्वाब नहीं देखती। अच्छा। हाँ, मुझे ख्वाब नहीं आते हैं। आई एम इनटू डीप स्लीप। और जागृत अवस्था में भी मैं ख्वाब नहीं देखती हूँ। बहुत प्रैक्टिकल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ। इनफैक्ट
उस नजरिए से नहीं, मगर जीवन की ओर जब हम देखते हैं, जी, जीवन से कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने से क्या है, कुछ घटनाएं ऐसी हो जो मन के विपरीत हो तो आहत नहीं होते हम, अगर प्रैक्टिकल है तो। चूंकि तत्वज्ञान आपका विषय रहा है। तत्वज्ञान मेरा विषय है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप देखें, हाँ, 1 मिनट बाद क्या होने वाला है ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। बिल्कुल। मैं स्टूडियो से बाहर जाऊंगी, हाँ, आपका और मेरा क्या होने वाला है हम कोई नहीं जानते। जी जी। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिकलिटी, या जिसे हम आजकल की जुबान में प्लानिंग, हाँ, जिसे कहते हैं, हाँ, ये तो मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ। और मुझे लगता है जो भी होता है, जो भी, वो हमारे डेस्टिनी में ही होता है, वो नसीब होता है हमारा, जो कि ऊपर वाला ही हमारे लिए सोचता है और वो वैसे ही होता है। हम यहाँ कोसते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली आप देखा जाए हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा, ऐसे मैं मानती हूँ। आपने कहा कि एक घटना हुई है, ऐसी कोई चीज मेरे साथ हुई, हाँ, जो मेरे हिसाब से गलत है और मैं रो रही हूँ, कोस रही हूँ, हाँ, हाँ, सबको, जी जी। तो ऐसे नहीं होता है, वो शायद मेरे अच्छे के लिए ही है, जो भगवान ने ही मेरे लिए तय किया है। और मुझे हमेशा लगता है कि जो सुपर पावर है या यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं, कोई भी, वो हमेशा हमें आजमाइश में ही डालते हैं। बस वो आजमाइश हमें पार करनी होती है जी, या उससे जूझना पड़ता है। क्या बात। बस मेरे ख्याल से यही जीवन है। जी जी। ऐसे देखा जाए तो कितना सिंपल है। बिल्कुल। और जहाँ तक आप तत्वज्ञान और दर्शन शास्त्र की बात करें जी, तो इस विषय में भी मैंने सब शाखाएं, मतलब सब दर्शन मैंने सीखे हैं और पढ़े हैं जी। छोटा छोटा सार सबके लिए हुए हैं। क्या बात। इसलिए ऐसे मेरा दृष्टिकोण है। और जब भी मैं अकेला महसूस करती हूँ या दुखी होती हूँ या लो फील करती हूँ तो मैं हमेशा गीतांजलि पढ़ती हूँ, टैगोर की। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो जो मुझे प्रेरणा देती है गीतांजलि, कि भगवान है और वो यही है, आसपास ही है। तो ये जो पॉजिटिविटी है और ये जो प्रेरणा है गीतांजलि की, मैं जी रही हूँ। जी। वाह वाह। राधा जी, आपके शौक के बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ? हम एक गीत आपसे सुनना चाहेंगे। कौन सा गीत हम अपने श्रोताओं को हम सुनवाएं? किशोर कुमार जी का एक मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी, खामोशी फिल्म का बहुत सुंदर गाना है। आइए सुनते हैं। वो शाम कुछ अजीब थी। बड़ा सुंदर गीत आपने हमारे श्रोताओं को सुनवाया। राधा जी, हमें पता है कि आपके कुछ और भी शौक है, आपको घूमने का बड़ा शौक है, अलग अलग जगहों पर घूमना, और वहां पे कुछ ऐतिहासिक देखने लायक हो तो एक अभ्यासक की नजर से, एक विद्यार्थी की नजर से उसको देखना। उसका ये बात अच्छी बात कही। हाँ, हम उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। जिसे हम ट्रैवलिंग कहते हैं, सफर करना। इंग्लिश का सफर न ले। जी जी। सोलो ट्रैवलिंग जी। और आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत ही अच्छा कहा आपने कि विद्यार्थी अवस्था में जी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे देखना है और मुझे समृद्ध होना है। ये मेरे ट्रैवलिंग का फोकस या एंगल होता है। मतलब मैं ऐसे ट्रैवलिंग बहुत कम करती हूँ, नहीं के बराबर कि सिर्फ शॉपिंग करने या सिर्फ मजे लेने गई हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा जो ट्रैवलिंग है वो ज्यादातर इतिहास, संस्कृति, जिसे हम सिविलाइजेशंस जी कहते हैं, उस रिलेटेड है। तो वैसी ही जगहें और वैसे ही देश मैं चुनती हूँ, वहां जाती हूँ, अभ्यास करती हूँ, निरीक्षण करती हूँ, अच्छी तरह से देखती हूँ। ऐसे नहीं कि 1 घंटे में सब कुछ देख लिया और आ गए वापस, जी। वैसे नहीं। और इसके साथ जो भी मैं जगह जाती हूँ, जो भी देश में जाती हूँ, वहां की, मतलब अभी की, इस ईरा की जो संस्कृति है जी, वो क्या भाषा है। मैं फूड लवर भी हूँ। अच्छा। खाना टेस्ट करना, वहां से भी बड़ी समझ आती है। फिर शॉपिंग भी मैं करती हूँ। शॉपिंग से ये पता चलता है कि इन लोगों की क्या फैशन, क्या तरह, क्या तरीका है इन लोगों का। सो ऐसा ट्रैवलिंग होता है मेरा। इसलिए सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ, क्योंकि ऐसे ट्रैवलिंग में कोई कंपनी या साथ मिलना थोड़ा मुश्किल। और कौन कौन से देश आप देख चुकी हैं? बहुत देखे हैं। ये भी ईश्वर की कृपा है सच में, कि ये मुझे मौका, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है। मैं इतनी आसानी से सब कर सकती हूँ और मैं अकेले
ट्रैवल करती हूँ तो मैं सुरक्षित भी हूँ, तो मुझे लगता है ये सब ईश्वर की कृपा है। वाह जी। विदेशी तो खैर छोड़िए, मगर भारत में भी इतनी। भारत तो मैंने बहुत देखा है, क्या नहीं देखा है उल्टा सवाल एक्चुअली आप मुझे कीजिए। अच्छा। हाँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मगर एक गीत के बाद। जी। कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगी? जी, मैं फिल्म रेशमा और शेरा का मेरा बहुत ही फेवरेट ऐसे गाना है, एक मीठी सी चुभन। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राधा मंगेशकर से जयंत पात्रीकर की ये दिलचस्प बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले सप्ताह। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी तकनीकी सहयोगी थी अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।